हम लोग जो है इस समय पढ़ रहे हैं अणुसंख्य गुणधर्म। तो अणुसंख्य गुणधर्म में 4 गुणधर्म होते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और अंतिम अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परासरण दाब। तो ये जो 4 चीज़ें होती हैं यह विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ये जो 4 गुण होते हैं मैं फिर से बता रहा हूँ। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ये चारों गुण क्या हैं, अणुसंख्य गुणधर्म हैं। यह किस पर निर्भर करते हैं, विलयन में विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने परासरण को समझ लिया है। वहाँ पर मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली भी बताई थी कि परासरण क्या होता है। इसको एक बार हम लोग फिर से समझने जा रहे हैं। देखिए, अगर हम विलायक और विलयन को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग कर देते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, इसे मैं फिर से बता दे रहा हूँ। एक ऐसी झिल्ली जो विलायक के कणों को तो आर पार जाने देती है लेकिन विलेय के कणों को आर पार जाने नहीं देती है, उसे क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जब हम विलयन और विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग कर देते हैं तो जो विलायक के कण होते हैं उनका अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण। यानी अगर इधर विलयन है इधर विलायक है, ये बीच में झिल्ली से अलग कर दिया गया है, तो विलायक के अणु किधर जाएंगे, विलयन की तरफ। तो जब इधर विलायक के अणु जाएंगे, इधर कणों की संख्या बढ़ेगी, तो इधर क्या बढ़ेगा। तो जब ये विलायक के जब कण हैं इस झिल्ली को क्रॉस करके जाएंगे तो इस झिल्ली पर क्या डालेंगे, दाब डालेंगे और इसी दाब को क्या कहते हैं, परासरण दाब। तो परासरण दाब को परिभाषित करने के बहुत सारे तरीके हैं जो किताबों में लिखे गए हैं। उसमें से एक तरीका, एक डेफिनेशन जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो मैं आपको समझाऊंगा। यानी इधर विलायक है और इधर हमारा विलयन है, परासरण की क्रिया हो रही है, विलायक के कण विलायक से विलयन की ओर जा रहे हैं। तो इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए हमें विलयन पर दाब लगाना पड़ता है। अगर हम विलयन पर दाब के मान को धीरे धीरे बढ़ाएं तो यह जो परासरण की क्रिया होती है यह कुछ दाब लगाने पर रुक जाती है। तो विलयन पे जितना दाब लगाने से परासरण की क्रिया रुक जाती है, उस दाब को, उस विलयन का परासरण दाब कहते हैं। और यह एक परिभाषा भी है और इसका यूज़ करके हम परासरण दाब को कैलकुलेट भी करते हैं। इस विधि को वर्कले-हार्टले की विधि कहते हैं और यह बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछी भी गई है, 2018 में भी पूछी गई है, तो उसका भी वर्णन हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि परासरण दाब क्या होता है। देखिए, किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उसके विलायक से पृथक करने पर, आपने देखा इधर विलयन है इधर विलायक है, इसको हमने किससे पृथक किया है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए कम से कम जितना बाहरी दाब विलयन पर लगाना पड़ता है वह उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। जितना बाहरी दाब हम विलयन पर लगाएंगे ताकि परासरण की क्रिया रुक जाए, उस दाब को क्या कहेंगे, परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। परासरण दाब को किस लिखते हैं, पाई से। तो देखिए यहाँ पर दाब लगाया गया है विलयन पर
और कम से कम जितना दाब लगाने से परासरण की क्रिया रुक जाती है उस दाब को क्या कहते हैं? परासरण दाब। तो इस फिगर को भी आप बना लीजिएगा। अब देखिए परासरण दाब के नियम। जैसे आपने गैसीय दाब में नियम पढ़े थे, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, तो उसी से रिलेटेड उसी तरीके का नियम है जिसे हम परासरण दाब के नियम कहते हैं। तो किसी विलयन के परासरण दाब से संबंधित नियम निम्नलिखित है। पहला है बॉयल वान हाफ नियम। जैसे बॉयल का नियम होता है उसी तरीके से बॉयल वान हाफ का नियम है। स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब विलयन में विलेय के सांद्रण के समानुपाती होता है। जिसे आप याद रखेंगे, स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब विलयन में विलेय के सांद्रण के समानुपाती होता है। परासरण दाब को पाई से लिखते हैं और सांद्रण को सी से लिखते हैं। सांद्रण का मतलब होता है मोल पर लीटर सांद्रता, मतलब मोलरता। यहाँ पे जो सांद्रण है, सांद्रण को क्या बताया जा रहा है? मोलरता। मोलरता सांद्रण को प्रदर्शित करती है। तो पाई समानुपाती क्या हो गया? सी से। ये किसका नियम है? बॉयल वान हाफ का नियम। सांद्रता सी बराबर होता है, सी समानुपाती होता है 1/v। अब इसको मैं समझा दे रहा हूँ। v जो है वो आयतन है। जैसे मान लीजिए कि एक गिलास पानी में आपने 2 चम्मच चीनी डाली है, तो उसमें चीनी की या 3 चम्मच चीनी डाली है, तो चीनी की सांद्रता कुछ न कुछ होगी। आप उस शरबत को पिएंगे तो कुछ न कुछ आपको मिठास का अनुभव तो होगा। लेकिन आप उसी एक गिलास शरबत को, जिसमें आपने 3 चम्मच चीनी घोल रखी है, 1 बाल्टी पानी में डाल देंगे। तो जब आपने 1 बाल्टी पानी में डाला तो क्या बढ़ा? आयतन। तो आयतन बढ़ा तो सांद्रता क्या हो गई? घट गई। अब आप उस पानी को, जब 1 बाल्टी पानी में आपने उसी को घोल दिया है 3 चम्मच चीनी को, तो वहाँ पर अब सांद्रता बहुत कम हो जाएगी, वो उतना मीठा नहीं दिखेगा। सांतक जानते होंगे, एकांक लीटर विलयन में जो हम विलेय की मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। तो आयतन के बढ़ाने से सांद्रता क्या होती? घटती है। आयतन जब कम होगा तो सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी। तो C समानुपाती होता है 1/v। इसे आप याद रखिएगा। तो C की जगह पे क्या लिख दिया? 1/v लिख दिया गया। अब आप देखिए दूसरा नियम है, ये सेकंड नियम है, इसे कहते हैं चार्ल्स वान हाफ नियम। स्थिर सांद्रण पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो चार्ल्स वान हाफ का नियम, इसे भी आप याद रखेंगे। परासरण दाब किसके समानुपाती होता है? परम ताप के। परम ताप जानते होंगे, केल्विन पैमाने पे नापे गए ताप को परम ताप कहते हैं। अब देखिए तनु विलयनों के लिए सामान्य समीकरण। अब इसके लिए हमें क्या बताना है? सामान्य समीकरण। तो बॉयल वान हाफ और चार्ल्स वान हाफ के नियम को हम मिलाएंगे और उसके बाद हम क्या बनाएंगे? तनु विलयनों के लिए सामान्य समीकरण। लिखा है बॉयल वान हाफ नियम से। अभी आपने बॉयल वान हाफ के नियम में लिखा है पाई समानुपाती 1/v। उसके बाद लिखेंगे चार्ल्स वान हाफ के नियम से पाई समानुपाती t। दोनों नियमों को मिलाने पर तो पाई समानुपाती क्या हो जाएगा? t/v, क्योंकि 1/v था तो v नीचे है तो v नीचे लिखा जाएगा। समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक आता है r, तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा। यदि विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, ये विलेय है, मोलों की संख्या स्मॉल n है, तो अगर हम विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n लेते हैं तो पाई बराबर हो जाएगा n/v/RT, मतलब उसमें n से हम गुणा करेंगे। तो n क्या है? मोलों की संख्या, और ये क्या है? आयतन। आयतन है, इसको अगर हम लीटर में लेंगे तो n/v क्या हो जाएगी? मोलरता हो जाएगी। तो उसी जगह क्या लिख गया? C लिखा गया। तो C क्या है? सांद्रण है, वो भी किस में? मोल पर लीटर में। इसे याद रखिएगा। तो ये फार्मूला होता है पाई बराबर CRT, परासरण दाब निकालने का फार्मूला।
अब देखिए समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। आपने देखा है कि अगर हम किसी भी विलयन को उसके विलायक से एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग कर देते हैं तो वहाँ पर झिल्ली पर एक दाब उत्पन्न होता है। उस दाब को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। या परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर क्या लगाना पड़ता है, दाब लगाना पड़ता है, उसे हम परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब को कई तरीके से परिभाषित करते हैं। तो अगर हमारे पास दो या दो से अधिक विलयन हैं और उन विलयनों का जो परासरण दाब है वो समान है तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, समपराशरी विलयन कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। जैसे हमारे पास दो विलयन हैं और दोनों का परासरण दाब हमने कैलकुलेट किया और दोनों का मान क्या आ गया, बराबर आ गया, तो दोनों विलयन आपस में क्या होंगे, समपराशरी विलयन होंगे। समपराशरी विलयन क्या होते हैं, समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है ना। अगर दो विलयन हैं उनके परासरण दाब आपस में बराबर हैं तो दोनों विलयन क्या कहलाएंगे, समपराशरी विलयन। अब देखिए अति पराशरी विलयन क्या होते हैं। समान ताप पर दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अति पराशरी विलयन कहते हैं। उसे यहाँ लिख लेना, उसे अति पराशरी विलयन कहते हैं। मतलब दो विलयन हमने लिया है, दोनों का हमने परासरण दाब कैलकुलेट किया, दोनों में से जिसका परासरण दाब अधिक होगा उसे क्या कहेंगे, अति पराशरी विलयन। अगर दोनों का बराबर आ गया तो दोनों क्या हो जाएंगे, समपराशरी विलयन। अब तीसरी देखिए अल्प पराशरी विलयन। समान ताप पर दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अगर हमारे पास दो विलयन हैं, उनका परासरण दाब हमने कैलकुलेट किया है, अगर दोनों का परासरण दाब समान है तो दोनों समपराशरी विलयन हैं। दोनों में से अगर एक विलयन का परासरण दाब अधिक है तो वह अति पराशरी विलयन है, और अगर एक का परासरण दाब कम है तो वह अल्प पराशरी विलयन है।